दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर शुरुआत में हम आपसे यह कहें कि बीते 6 बरस के दौर में आपने इस देश को एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स के तौर पर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए दिए हैं तो आप क्या कहेंगे, या आपके जहन में क्या सवाल आएगा। और यह एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर है, यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर आपने 30 लाख करोड़ रुपए इस सरकारों को दिए हैं। सरकारों का मतलब बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता और दूसरी तरफ छोटा हिस्सा राज्य सरकार जो वेट के जरिए वसूली करती है। और संयोग से दुनिया भर में भारत के दो ही मुद्दों को लेकर चर्चा हो चली है। एक तरफ जनता का जिक्र है, दूसरी तरफ सरकार का जिक्र है। जनता से जुड़ा मुद्दा किसान आंदोलन और किसानों के जरिए उन फसलों का जिक्र हो चला है कि क्या भारत सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने की स्थिति में किसानों को नहीं है। और दूसरी तरफ दुनिया के बाजार से जिस प्रोडक्ट को दुनिया के 200 देशों में से 189 कंट्रीज खरीदते हैं, भारत में ही उसकी कीमत सबसे ज्यादा क्यों हो जाती है। जी, हम जिक्र दरअसल आज आपसे तेल का करना चाहते हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और वेट के जरिए जो जनता का तेल निकाला जाता है उसकी चर्चा दुनिया भर के तमाम इकोनॉमिस्ट, चाहे वो हार्वर्ड का हो चाहे वो एमआईटी का हो, इवन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत में इतनी ज्यादा टैक्स की वसूली क्यों हो रही है। और दूसरी तरफ एमएसपी भी फसलों पर दे पाने की स्थिति में क्या भारत की इकोनॉमी इजाजत नहीं देती है। रिफॉर्म की दृष्टि में नागरिकों को क्या छोड़ा जा सकता है, और रिफॉर्म की दृष्टि में सिर्फ पैसे से पैसा क्या बनाया जा सकता है, यह भी सवाल आ गया है। हमें लगता है कि पहली बार इस बात को लेकर चर्चा हो चली है कि भारत की जो आत्मनिर्भरता है वह सिर्फ खेती से ही जुड़ी हुई है। इस देश के किसान ने जो फसल उपजाई है, भारत ना सिर्फ अपने पूरे लगभग 130 करोड़ लोगों का पेट भर पाता है, बल्कि दुनिया के बाजार में उसको एक्सपोर्ट भी करता है। और बड़ी तादाद में इस देश के व्यापारी जो बासमती चावल बेचते हैं, जो गेहूं बेचते हैं, जो दाल भेजते हैं, या जो एग्रो प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजार में बेचते हैं, उनकी जो प्रॉफिट रेशियो है वह यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया के बराबर की है। लेकिन भारत के किसान को आखिर कीमत क्यों नहीं मिल पाती है। आज किसानों से हटकर थोड़ा सा उस इकोनॉमी को समझ लीजिए, उस इकोनॉमी जो तेल और एक्साइज और वैट और भारत जो टैक्स के जरिए पूरी गवर्नेंस को चला रहा है, उसके बाद आप समझ पाएंगे इस सरकार ने इकोनॉमी का बंटाधार नहीं किया, बल्कि इकोनॉमी उससे संभले ही नहीं संभली। तो फिर एमएसपी को लेकर जैसे ही वो जिक्र करती है कि 23 फसल पर एमएसपी दे देंगे, तो वो कहती है अच्छा 10 से 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, पैसा कहां से आएगा। ये पैसा कहां से आएगा का सवाल इसलिए हो चला है क्योंकि इसी दौर में जीएसटी कम हुई है, वसूली कम हो पाई, इनकम टैक्स लोग कम दे पाए, कॉरपोरेशन टैक्स तक से वसूली कम हुई, तो आखिर में एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स के जरिए सरकारों ने कमाना शुरू किया, महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की गवर्नेंस को लेकर जो समझ है, उससे पहले एक बेसिक लाइन खींचते हैं। उस लाइन के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर सरकार का पेट कितना बड़ा है और उसको जो गवर्नेंस के लिए पैसा चाहिए, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और तमाम मीडिया क्यों सरकार के साथ खड़ा है। इनको पैसा मिलता है, कुछ नहीं करने की एवज में भी पैसा मिलता है, और जनता में जो मजदूर है, जो मेहनत में मशक्कत करता है, खून पसीना बहाता है, उसकी कीमत नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तेल हमारे यहां जितना भी उपजता है 85% तेल पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग बाहर से मंगाते हैं। उस पर जो कीमत लगाई जाती है वो सरकार तय करती है, उसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हमने आपने उसे चुन लिया है और उसके बाद वो मनमर्जी कर सकती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ये नया नियम है। बहरहाल हमें लगता है कि आज समझने की जरूरत इस बात को लेकर है कि पहले दुनिया में क्यों इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत में इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता है, यानी जो बेस प्राइस होती है उससे लगभग 100 गुना ज्यादा। और बीते 6-6.5 साल का जब हम आपसे आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, तो 2014 में जो टैक्स से वसूली होती थी, 2021 में जो टैक्स से वसूली हो रही है, इसके बीच में लगभग 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। तो आइए जरा इस सच को समझने की कोशिश करें और एक एक करके परतों को समझना शुरू करें। दुनिया को हिस्से में पहले जोड़ लीजिए, क्योंकि दुनिया के बाजार में हमको लगता है 2 मापदंड लेते हैं, जनवरी 2020, जनवरी 2021।
दुनिया के बाजार में चाइना को चुनिए। चाइना में पेट्रोल की कीमत थी 52 रुपए 39 पैसे जनवरी 2020 में। जनवरी 2021 में लगभग ₹1.25 कम हो गई, 51 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर हो गई। ब्राजील में थी 77 रुपए 86 पैसे, जो घटकर 61 रुपए 84 पैसे जनवरी 2021 में हो गई। अमेरिका तक में 48 रुपए 75 पैसे पेट्रोल मिला करता था जनवरी 2020 में, जो घटकर 48 से घटकर 45 रुपए 11 पैसे हो गया। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में 74 रुपए 94 पैसे लीटर था जनवरी 2020 में। आज की तारीख में जब आप एवरेज निकालिएगा इस देश के भीतर में, तो लगभग 86-87 रुपए प्रति लीटर हो गया, यानी उसमें बढ़ोतरी लगभग 13 रुपए की हो गई। सब जगह कम हो रही है, यहां पर बढ़ रही है। यह एक पहला हिसाब है। लेकिन यहां पर यह भी समझिए कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत भी कम हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारत खरीदता है। जनवरी 2020 में 4,631 रुपए क्रूड ऑयल प्रति बैरल था, यानी लगभग $63 प्रति बैरल कहिए। वह जनवरी 2021 में कम होकर लगभग $54.7 प्रति बैरल हो गया, यानी लगभग 3,984 रुपए हो गया, यानी यहां भी लगभग 700 रुपए कम हो गया। लेकिन नहीं, हम लोग लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे, और पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वह जनवरी 2020 में 26.6% थी, जो बढ़कर जनवरी 2021 में 37% हो गई, 37.1%। डीजल पर भी इसी तरीके से सिर्फ 23% एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी जनवरी 2020 में। जनवरी 2021 में बढ़कर यह लगभग 40% हो गई, उसके भी पार चली गई। इसका मतलब बहुत साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में जब हम बातों को आपके सामने रख रहे हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स जनता पर लगाया जाता है और उस टैक्स से वसूली की जाती है। इसके बेसिक एस्पेक्ट में जब आप चलिएगा और ज्यादा, तो भारत में जो पेट्रोल एक बेस प्राइस आज की तारीख में, जैसे हम आपसे बात करें, 29 रुपए 34 पैसे का बेस प्राइस, जो कच्चा ऑयल आता है बनाने उनाने के बाद, उसको जो उपयोग में लाने वाली इस परिस्थिति होती है, तो उसकी कीमत पेट्रोल की होती है 29 रुपए 34 पैसे। उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, वो एक्साइज ड्यूटी लगता है 32 रुपए 98 पैसे। डीजल 30 रुपए बेस प्राइस बनता है, उस पर लगभग लगता है 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब आप कल्पना कीजिए कि इसके पैरेलल में क्या हम चावल और गेहूं को रखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं। अगर इसको भी रखिएगा तो धान 1865 रुपए प्रति क्विंटल सरकार लेती है, प्रति क्विंटल यानी 100 केजी। उसमें से लगभग 62 केजी चावल निकलता है उस धान में से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिहाज से भारत के जो चावल की कीमत है वो 52 रुपए 39 पैसे 1 किलो, यानी 62 केजी का अगर बनाएंगे उसमें, तो उसकी कीमत होनी चाहिए 3,248 रुपए। किसान को मिला 1865 रुपए। दोनों के बीच में गैप आया 1,383 रुपया। ये 1,383 रुपया जो है, जिसने चावल लिया और उसको बाजार में बेचा, उसका लाभ है ये। और किसानों ने जो लागत लगाई, फसल लगाई, मजदूरी की, बीज लगाया, खाद लगाया, सिंचाई के साधन लगाए, उसको मिला 1865 रुपए। जिसने बीच में कमाया उसको मिला 1,365 रुपए, 1,383 रुपए। यह बड़ा सीधा हिसाब है। यानी एक तरफ जो उपजाएगा उसको पैसा नहीं देंगे, जो बीच का व्यक्ति है, जो बेच रहा है, कर रहा है, क्योंकि उससे सरकार को पैसा मिलता है। यानी सरकार जब इस बात का जिक्र करती है कि जिनकी आय किसानी से जुड़ी है उनसे हम टैक्स नहीं लेते और उसमें बहुत कमाने वाले हैं, तो सरकार ने उन लोगों को कमाने का मौका दे दिया, किसानों को लाभ पहुंचाने की जगह, जो बीच के दौर में फसल खरीदें और बाजार में बेच दें। जो मिनी मोगरा भी चावल मिलता है ना, जो टूटा हुआ चावल भारत के बाजार में आता है, जो अलग अलग जगहों पर जो आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, रिटेल सेक्टर में जाते हैं, उसकी कीमत भी 425 रुपए 10 केजी की है, यानी 42 रुपए 50 पैसे पड़ती है। किसान को 30 रुपए पड़ती है, उसको 42 रुपए पड़ती है, यानी 12 रुपया प्रति केजी उसको लाभ हो रहा है। ये बड़ा साफ नियम है। आपको मॉल खोलने की आपके पास पूंजी होगी तो आप खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, उसका कोई भी ब्रांडिंग करके उसकी कीमत लगा, किसान को नहीं देंगे। लेकिन हम आज जिक्र तो चूंकि पेट्रोल डीजल पर करने आपसे निकले हैं, तो पेट्रोल डीजल की परिस्थिति में आ जाइए। जैसे ही हमने आपसे कहा कि आपने लगभग 30 करोड़ दे दिए हैं, तो एक्साइज ड्यूटी में लगभग 20 करोड़ 52 लाख रुपए आपने एक्साइज ड्यूटी बीते 6.5
साल के भीतर में मोदी सरकार को दी है, और अलग अलग सरकारों ने जो वैट लगाया था उसके ऊपर तकरीबन आपने 9,72,00,000 रुपए आपने वैट में दिया है। इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2014-15 में जो वैट पर कमाई होती थी राज्यों की, वह लगभग एवरेज 1.25 करोड़ थी। आज की तारीख में राज्यों की कमाई जो होती है वो लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है। इस 6 बरस में राज्यों की कमाई इतनी बढ़ी है। इसी 6 बरस में जब 2014-15 का हम जिक्र करेंगे तो सरकार के पास लगभग 1 लाख करोड़ आता था एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल पर लगाई जाती थी, लेकिन आज की तारीख में वह बढ़ते बढ़ते 2.5-3 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, यानी दुगने से भी ज्यादा का इजाफा हो गया है। इसको खाली इस रूप में समझिए कि सरकार की कमाई में यह भी जरूरी नहीं है कि लगातार पेट्रोल डीजल खूब उपयोग में लाया जा रहा हो। जी नहीं। याद कीजिए लॉकडाउन की परिस्थिति, याद कीजिए उस समय किस रूप में इस देश के भीतर में गाड़ियों का चलना बंद हो गया था, और उस साल को अगर आप लीजिएगा तो वो अप्रैल से नवंबर तक का 2020 का साल लीजिए। उस पीरियड में भी उसका आंकड़ा गवर्नमेंट का कहता है बड़ा शानदार स्थिति है। जो पेट्रोल और डीजल की जो उपयोगिता हो रही थी, पेट्रोल लगभग इसी पीरियड में 2019 में 20 मिलियन टन उपयोग में लाया गया था, जो कि पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच में 17 मिलियन टन उपयोग में लाया, कम हो गया लगभग 3 मिलियन टन। डीजल का उपयोग पिछले 2019 में लाया गया था लगभग 55 मिलियन टन, जो 2020 में लाया गया अप्रैल टू नवंबर 44-45 मिलियन टन, यह भी कम हो गया। लेकिन सरकार की कमाई जो थी 2019 में 1,32,000 करोड़ की थी, जो कि 2020 में कम उपयोग में लाया जा रहा है, तो भी बढ़ के लगभग 2 लाख करोड़ की हो जाती है। 1,96,342 करोड़ एग्जैक्ट डाटा है ये। यहां पर कोई भी सवाल पूछेगा तो क्या सरकार ये ध्यान नहीं देती है कि दरअसल अगर जनता पर इतना बोझ पड़ रहा है तो किस देश के भीतर में आंदोलन शुरू हो जाने चाहिए, इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टीज को सड़क पे आ जाना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, गुस्सा क्यों नहीं आता है, आंदोलन क्यों नहीं होते हैं, यह सवाल भी होगा। दूसरा सवाल होगा, क्या हम लोग अगर इस देश के लोगों ने पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर दिया, यकीन जानिए देश की अर्थव्यवस्था ढहढहा कर गिर जाएगी, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई है ही नहीं आधार कि आप इस देश को आत्मनिर्भरता तो छोड़ दीजिए, अपने उन नौकरशाहों को पैसा दे सके, इलेक्शन कमीशन चला सके, सुप्रीम कोर्ट चला सके, सीबीआई का दफ्तर चल सके, या दिल्ली में जो तमाम हेडक्वार्टर्स हैं। इवन बैंकों की स्थिति नाजुक हो जाएगी, इवन रिजर्व बैंक की स्थिति नाजुक हो जाएगी। यहां पर एक बात का जिक्र और कर दें, कल ही बैठक हुई है रिजर्व बैंक के बोर्ड के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा सरकार की प्राथमिकताएं ये है, XYZ है, क ख ग है, आपको इसको पूरा करने की दिशा में बढ़ना है, और उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई। यानी रिजर्व बैंक को सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उसको अपनी प्राथमिकता बनाना है। इससे पहले जब होता था तो बैंकिंग सेवा को कैसे सुदृढ़ बनाना है और बैंकिंग सर्विस को कैसे और मजबूत करना है, इस दिशा में बातचीत फाइनेंस मिनिस्टर इससे पहले अक्सर रिजर्व बैंक गवर्नर के साथ किया करते थे। लेकिन अब तो स्थिति नाजुक है, अब तो बड़ा साफ है, बैंकों को भी सेल करना है। 4 बैंकों के नाम भी आ गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 4 बैंकों का प्राइवेटाइज कर देंगे। इसके ठीक पैर में लाइफ इंश्योरेंस से एक नई परिस्थिति शुरू होगी, जो कि जनता का पैसा, उसमें जो लाइफ इंश्योरेंस में उसका IPO निकालेंगे और उसकी भी कई इतनी परसेंटेज जो है इक्विटी बेच दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। यानी इकोनॉमी को मजबूत कैसे किया जाए यह दृष्टि नहीं है। यानी आत्मनिर्भर होने के लिए इस देश में प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इस देश के लोग आत्मनिर्भर कैसे हों, यह भी नहीं है। महत्वपूर्ण है कि पैसे की कमाई कैसे हो, और इसीलिए यह इकोनॉमी को राज्यों ने भी अपना लिया है। आपको यहां पर अलग अलग राज्यों से जो वैट की कमाई होती है वह भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। राज्य की इकोनॉमी भी आप ही के पैसे से चलती है। जो आप पेट्रोल डीजल खरीद रही है मैक्सिमम है, बाकी भी तमाम एक्साइज ड्यूटी जो अलग अलग जगहों पर लगाई जाती है, उसमें शराब भी शामिल है, उसमें बिस्कुट भी शामिल है, उसमें ब्रेड भी शामिल है, उसमें सोफा भी शामिल है, उसमें फ्रिज भी शामिल है, टेलीविजन भी, आप जो भी उपयोग में लाते हैं सरकार सबके ऊपर टैक्स लगाकर वसूली करती है। महाराष्ट्र में 2014-15 में, हम आपसे इसलिए जिक्र कर रहे हैं 2015 को बेसलाइन इसलिए बनाया जाए क्योंकि उस समय पहली बार इस देश में सरकार जो आई बहुमत के साथ आई।
पहली बार जो आई वह स्वदेशी का राग अलापते हुए आई। पहली बार जो सरकार आई उसके पीछे में आरएसएस की वह चिंतनशीला थी, जिसमें एग्रीकल्चर का जिक्र होगा, किसानों का जिक्र होगा, दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र था, हाशिए पर खड़ा हुए आखिरी व्यक्ति का जिक्र होगा, तमाम जिक्र किया गया था, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन इस 6 बरस के भीतर में इकोनॉमी के कागज कैसे पलटे हैं, उसी का यह खाका है जो सरकारी डॉक्यूमेंट से निकल कर आता है। महाराष्ट्र में 2014-15 में वैट से वसूली की गई सिर्फ पेट्रोल डीजल पर 19,795 करोड़ और आज की तारीख में की जाती है लगभग 27,000 करोड़। गुजरात सरकार लगभग 16,000 करोड़ रुपए 2014-15 में वसूलती थी, आज की तारीख में वह तकरीबन 16,500 करोड़ वसूलती है। राजस्थान लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वसूली करता था, आज की तारीख में वह लगभग 13,500 करोड़ की वसूली करता है। हरियाणा लगभग 5,000 करोड़ की वसूली करता था, आज की तारीख में 7,500-8,000 करोड़ की वसूली करता है। पंजाब लगभग 4,000 करोड़ की वसूली करता था, आज की तारीख में 5,500 करोड़ की वसूली। सिर्फ इस एक्साइज और सिर्फ वैट का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जो आता है। मध्य प्रदेश 6,800 करोड़ की वसूली करता था वैट से, आज की तारीख में वो लगभग 10,700 करोड़ की वसूली करता है। ये अलग अलग। दिल्ली 2,798 करोड़ की वसूली 2014 में थी, आज की तारीख में यह लगभग 4,000 करोड़ की वसूली है। छत्तीसगढ़ 2,600 करोड़ की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, 2,600 करोड़ की वसूली होती थी 14 में, आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते लगभग 4,000 करोड़ की हो गई है। मतलब क्या है? मतलब है कि जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालकर, और पेट्रोल डीजल चूंकि सिंचाई के लिए भी चाहिए, आवाजाही के, क्योंकि इस देश के भीतर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप ना किया जाए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का ही जिक्र हो, उसके जरिए जो वसूली हो सकती है, जो सड़कें बनती हैं, वो तमाम चीजें जिस भी रूप में एक साइकिल के तौर पर ऐसी बना दी जाए पूरे सिस्टम को कि आपकी जेब में पैसा हो तो हर नुक्कड़ पर आप पैसा सरकार को दें, फिर आगे बढ़ पाए, फिर पैसा सरकार को दें, फिर आगे, यही पूरी एक साइकिल है। यानी इसमें आत्मनिर्भरता का राग नहीं है, इसके भीतर न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने की भी सोच नहीं है। हाशिए में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना तो दूर, वह मिडिल क्लास जो शहरों में रहता है वह भी इस चक्रव्यूह में फंस जाए, और फंसने के बाद वो सरकार को टैक्स ही देता रह जाए, इसके अलावे वो कुछ नहीं करेगी सरकार, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का हिस्सा यही है। और दुनिया भर में इसी बात को लेकर चर्चा है। क्या ऐसी स्थिति इस देश की इकोनॉमी के साथ आ गई है जहां पर यह एक तरफ किसानों को कुछ नहीं दे पाते हैं और दूसरी तरफ उन किसानों के ऊपर भी वसूली कर लेते हैं? किसान भी तो कुछ खरीदता होगा। दुनिया के बाजार में जब आप देखना शुरू कीजिएगा कि चावल की कीमत क्या है, आपको जानकर हैरत होगी कि 200 देशों में भारत का नंबर जो है नीचे से चौथा देश आता है। भारत में चावल की कीमत जो एवरेज निकाली गई, टूटे हुए चावल की, बासमती चावल की या फर्स्ट क्लास चावल की, ये लगभग आती है 52 रुपीज़, यानी $0.72, 52 रुपीज़ 38 पैसा। भारत से नीचे जो देश है उसमें एक नेपाल आता है जहाँ पर है 50 रुपये, उसके ऊपर बांग्लादेश आता है 49 रुपीज़, उसके ऊपर श्रीलंका सबसे नीचे में है 42 रुपीज़। लेकिन जापान जैसे देश में 348 रुपये प्रति केजी चावल, अमेरिका में 291 रुपये प्रति केजी चावल, चीन का जिक्र भी कीजिएगा तो वहाँ भी लगभग 74 रुपये 94 पैसे प्रति केजी चावल है। ये आज के हम आपको रेट्स बतला रहे हैं। तो दुनिया के तमाम देश, ब्राज़ील का जिक्र कर लीजिए 61 रुपये 84 पैसे चावल प्रति केजी, पाकिस्तान का जिक्र कर लीजिए 69 रुपीज़ 84 केजी, भारत का 52 रुपीज़ 38 पैसा प्रति केजी चावल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मापदंड के लिहाज से है। अब इसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर में उस तेल को जब आप लेकर आते हैं और उस पर जब एक्साइज ड्यूटी का जिक्र करते हैं, दुनिया भर में के तमाम देशों को अगर आप एक साथ लेकर आएंगे तो उसमें भी जो टैक्स वसूली का जो आंकड़ा है, यह दुनिया के लगभग 125 देश कहते हैं कि हम लोग टैक्स वसूली करते हैं 6% से लेकर लगभग 17-18% तक। भारत में टैक्स वसूली शुरू ही होती है 20% के बाद से, और ये चली जाती है होते होते लगभग 30%, 35%, 40% तक चली जाती है, क्योंकि डीजल में अभी 40% है, पेट्रोल में अभी 37% है। यह स्थिति भारत के भीतर में टैक्स वसूली की है। सवाल है कि इस दौर में सरकार ने जिस इकोनॉमी को डेवलप किया, उस इकोनॉमी के तहत जनता से जो पैसा आना था, जीएसटी में कमी आ गई 6,88,000 करोड़ की,
टैक्स रिटर्न जो होना था उसमें लगभग कमी आ गई, उसमें तकरीबन 2,35,000 करोड़ की कमी आ गई। कॉरपोरेशन टैक्स में लगभग 1,85,000 करोड़ की कमी आ गई। ये जो 6,88,000 करोड़ रुपए टैक्स की कमी आई, कमोवेश इतनी ही रकम दूसरी तरफ उन उपयोगी सामानों में बढ़ा दी गई सरकार ने वसूली करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा रेशियो लगभग 80% रेशियो पेट्रोल डीजल का है। अब यहां पर एक आखिरी सवाल आता है कि सरकार इस पैसे का करती क्या है और सरकार को यह पैसा क्यों चाहिए। महात्मा गांधी ने जो कहा था कि हमारी संसद जो है झोपड़ी की तरह होगी, जैसे झोपड़ी में लोग रहते हैं वैसे संसद में लोग रहेंगे। जी नहीं, अब महात्मा गांधी जी का युग थोड़े ही, अब तो नए परिस्थितियों का युग है और इस नई परिस्थितियों में एक रईसी है, एक चकाचौंध है, और यह मान लिया गया है कि वो रईसी और चकाचौंध ही पैसे से पैसा बनाएगी। यानी आत्मनिर्भरता होने के लिए आपको प्रोडक्ट अगर चाहिए तो हम अपने दरवाजे सीमा के खोल देंगे। हमारे यहां जो अगर किसानों ने फसल उगानी बंद कर दी इस देश के भीतर में, तो भी हम दुनिया के बाजार से फसल को खरीद के ले आएंगे, चावल गेहूं को खरीद के ले आएंगे, और उसको खरीदने के बाद हमको जितना पैसा देना पड़ेगा उसकी एवज में यहां की जो खेती की जमीन है उसको अगर हमने अपने हिसाब से उपयोग करना शुरू कर दिया तो फिर तो हमारे पास खूब पैसा होगा। फिर 5 क्या 10 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी इस देश की कीमत को लगाते चले जाइए और उसके बाद अपनी जीडीपी को बढ़ाते चले जाइए, यह सोच सरकार ने पाली। लेकिन फिर हमको एक चीज और लगती है, बांग्लादेश के भीतर में, पाकिस्तान के भीतर में या श्रीलंका के भीतर में, हमें लगता है इन तीनों परिस्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में तेल मिलता है 52 रुपीज़, बांग्लादेश में मिलता है 56 रुपीज़, श्रीलंका में मिलता है 39 रुपीज़। पाकिस्तान में चावल की कीमत है लगभग 70 रुपये, बांग्लादेश में कीमत है लगभग 50 रुपये, श्रीलंका में कीमत है 42 रुपये। भारत में पेट्रोल की कीमत है 86 रुपये और चावल की कीमत है 52 रुपये, लेकिन भारत की जीडीपी -8% है, -3.9% श्रीलंका की है, बांग्लादेश पॉजिटिव में है 4%, पाकिस्तान पॉजिटिव में 1.5%। ये हम सिर्फ पड़ोसियों का जिक्र जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि भारत की राजनीति और सियासत पड़ोसियों को लेकर ही खूब चलती है। यानी जीडीपी में आप पिछड़े हुए हैं, किसानों को पैसा देने में पिछड़े हुए हैं, लेकिन जनता से वसूलने में आप टॉप पर हैं। यह है मंत्र इस देश के भीतर में उस इकोनॉमी का, जिस इकोनॉमी में ब्यूरोक्रेसी को जितना पैसा दिया जाता है, और जो बड़े बड़े ऑफिसेज आपको दिल्ली में नजर आते हैं, देश के किसी भी हिस्से में नजर आते हैं, आपको यह जानकर हैरत होगी कि ब्यूरोक्रेट का पैसा, बिल्डिंगों की इमारतों का पैसा, उसके रखरखाव का पैसा, वहां से रिटायर होने वाले लोगों को पैसा, और इस देश के तमाम जो मंत्री हैं उनके ऊपर खर्च या पार्लियामेंट का खर्चा, ये खर्चा जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर यह भी हैरत होगी, ये तकरीबन 10 लाख करोड़ को छू देता है। यानी सरकार 10 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएगी जब सब तरफ कम हो रहा है? तो फिर इन्फ्लेशन, महंगाई, बढ़ा दीजिए एक्साइज ड्यूटी, बढ़ा दीजिए वैट, और यही मंत्र राज्यों को दे देती है। इस परिस्थिति में इस देश को लाकर अगर खड़ा कर दिया गया है तो आखिरी सवाल आपके जहन में होगा, इस किसान आंदोलन का क्या होगा? इस किसान आंदोलन में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? 3 कानून छोड़ दीजिए, सिर्फ एमएसपी का जिक्र इसलिए कीजिए कि यह इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। सरकार के तमाम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अच्छा इतना पैसा देना पड़ेगा, तब तो हम 1980 से बुरी स्थिति में आ जाएंगे जब इस देश में रिफॉर्म शुरू नहीं हुआ था, हमारी स्थिति तो ब्रिटिश कालीन हो जाएगी। लेकिन एक बार भी ये कोई नहीं कहता है कि इस दौर में बेरोजगारी, इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग, इस दौर में लेबर कॉस्ट, इस दौर में इस देश के भीतर का मोनेटाइजेशन, सब कुछ मिला दीजिएगा तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इस सरकार की परिस्थितियों ने इस देश का शोषण कहीं ज्यादा बड़े त्रासदी तरीके से करना शुरू किया है। और गवर्नेंस को चलाते रहना है तो इकोनॉमी का मापदंड जो है वह राजनीतिक सत्ता को पाना और सत्ता पाने के बाद अपने अनुकूल कानून बनाना, जिससे वो किसी भी हालत में सत्ता टिकी रहे, जनता माइनस हो जाए। और जनता माइनस हो जाए तो डेमोक्रेसी कैसी रहेगी, ये भी सवाल आपके जहन में आता है। तो फिर इसके लिए तो आपको जिक्र कभी ईवीएम का करना होगा, कभी इलेक्टोरल प्रोसेस का करना होगा, कभी बिहार इलेक्शन का जिक्र करना होगा, कभी खरीद फरोख्त के बाद सत्ता सरकारें कैसे गिर जाती है और पुडुचेरी का क्या हाल हो गया है, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है, वहाँ की परिस्थितियों का भी जिक्र कर लेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा
इस मोनेटाइजेशन के दौर में हर चीज की कीमत लगाते हुए जब चलने की परिस्थिति आदमी के साथ जुड़ दी गई है, क्योंकि अगर वो अपनी कीमत नहीं लगाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तब आप क्या करेंगे ये सोचिए जरूर आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।